Hello students, here our next lecture of class 6th subject science chapter 9 the living organisms characteristics and habitat। तो हमने बात करी थी जिंदा या जो जीवित जीव जंतु होते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और वो उन विशेषताओं के बेसिस पे कैसी जगहों में रहते हैं, इनके बारे में हमने स्टडी की थी, है ना। तो हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स, जैसे इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पहेली और बूचो ट्रिप पे गए हुए थे, ऋषिकेश वो गए थे, ऋषिकेश गए, पुरी गए, बहुत अलग अलग जगह पे गए थे, रेगिस्तान राजस्थान वो गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि सभी जगह अलग अलग हैबिटेट और अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स को उन्होंने देखा था, जैसे कि यहाँ और साथ ही साथ फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या कोई ऐसी जगह भी है हमारे वर्ल्ड में या हमारे आसपास कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है। तो बूजो ने ट्राई किया ऐसा करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने देखा कि इवन ड्रॉर के अंदर भी उसको एक छोटा सा स्पाइडर मिल गया, है ना। तो उसके बाद हमने जाना था ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना और कैसे सराउंडिंग में, कैसे आसपास में वो रहते हैं उसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ एक्टिविटीज़ थी कुछ, हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस की हमने बात करी थी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करी थी, लैंड में रहने वाले एनिमल। एक्वेटिक हैबिटेट की हमने बात करी थी, जो पानी में रहते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करी थी, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक जो लिविंग होते हैं। एक्टिविटी 2 मूंग दाल वाला किया था हमने और कुछ बच्चों के आंसर्स भी आ गए हैं। अखिलेश का शायद आंसर आई थिंक इसका आ गया है, उसने करके देख भी लिया है, वेरी गुड बेटा। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था अ जर्नी थ्रू आउट डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे थे। हमने डेजर्ट की जर्नी कर ली थी। हमने देखा कि डेजर्ट में कैक्टस वाले प्लांट होते हैं, वहाँ पानी की कमी होती है। एनिमल वहाँ रैट और स्नेक दिन भर रेत के अंदर रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं जब ठंडा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। आज हमने स्टार्ट करना है माउंटेन रीजन से, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि या ऐसे प्लांट और एनिमल जो माउंटेन्स में रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आज हमने इसकी बात करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, now these habitats in the mountain regions, these habitats are normally very cold and windy. Of course, mountain region में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, तो ये habitats क्या होती है, नॉर्मली बहुत ठंडा यहाँ पे होता है और हवाएं बहुत तेज़ी से यहाँ पे चलती हैं, ठंडी हवाएं। इन सम एरियाज, किसी किसी एरिया में तो स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, ठंडियों में, जाड़ों के दिनों में स्नोफॉल हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, बर्फबारी हो जाती है। या पहाड़ों में तो अगर मार्केट साइड नहीं हुई तो दूर दूर पहाड़ियों में तो हमें नज़र ही आ जाती है ना, स्नोफॉल हो जाता है। जैसे हमारे स्कूल एरिया में बेटा चंडाक साइड तो बहुत जल्दी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे माउंटेन्स रीजन की बात करें, उससे भी ऊंचाई वाली जगह की, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे विंटर्स में क्या हो जाता है, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी हो जाती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन, तो बहुत सारी वेराइटी है बेटा, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का प्लांट या एक ही टाइप के एनिमल आपको दिखेंगे। तो माउंटेन रीजन में बहुत सारे टाइप के अलग अलग स्पीसीज प्लांट की भी दिखाई देंगी आपको और एनिमल्स की भी दिखाई देंगी। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? देखिए फिगर 9.6 में हमें एक पेड़ दिखाया गया है, कोन जैसा नहीं नजर आ रहा है, जैसा कोन होता है। तो क्या आपने देखे हैं ऐसे ट्रीज कभी? ऑफकोर्स देखे होंगे आप। हम कहीं हाई माउंटेन वाली जगह पे जहाँ आप गए होंगे, ऊंचाई वाली जगह में आप गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा, या गांव वगैरह भी कभी आप गए होंगे तो शायद किसी के गांव में इस टाइप के और देखे होंगे आपने ट्रीज। तो बोल रहे हैं कि इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप एक पहाड़ी एरिया में माउंटेन रीजन में आप रहते हैं और विजिटेड वन, अगर आप कभी घूमे हैं, तो यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तो आपने बहुत सारे नंबर में देखे होंगे ऐसे पेड़। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, आपने गाँव में कभी देखे थे ये। तो जब भी आप वैकेशंस पे गाँव वगैरह जाते हो तो तब आपने देखे होंगे ज़रूर, या स्कूल जाते हुए भी आई थिंक आपने ऐसे कोन शेप के ट्रीज ज़रूर देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? तो क्या आपने देखे हैं कि ऐसे पेड़ नेचुरली किसी दूसरे रीजन में भी ग्रो किए हों या दूसरी जगह भी वो हों? तो हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो इस टाइप के ट्रीज कैसे एडेप्ट करते होंगे, कैसे इन कंडीशन में खुद को एडेप्ट करते हैं, कैसे अनुकूलित उनके लिए ये वातावरण होता है कि वो खुद को इस हैबिटेट, इस निवास स्थान में
अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप। तो ये क्या होते हैं, कोन शेप की होती है, जैसे कोन होता है ना कुछ इस तरीके से, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला, तो इस तरीके का शेप इन ट्रीज का होता है। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, ब्रांचेज कैसी होती हैं, स्लोप वाली ब्रांचेज इनकी होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ ट्रीज आर निडल लाइक, और किसी किसी की जो पत्तियां होती हैं ना वो बिल्कुल तिकोनी टाइप की, निडल जैसी, वो कुछ इस तरीके की पत्तियां आपको नजर आएंगी, किसी किसी की तिकोनी होती हैं, सुई जैसी आप कह सकते हैं, निडल जैसी ये होती है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। अब इसमें क्या होगा, अगर पत्तियां चौड़ी चौड़ी होंगी तो उसमें तो जो रेन वाटर है और जो बर्फबारी है वो अटके रह जाएगी ना, तो अगर इस टाइप की होंगी तो क्या होगा, जल्दी जल्दी नीचे गिर जाएगा, है ना, बहुत तेजी से, उसमें रुकेगा ही नहीं, जल्दी जल्दी नीचे गिर जाएगा। स्नो स्लाइड ऑफ इजीली, जल्दी से वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे और भी ट्रीज हो सकते हैं जिनका शेप इनसे बिल्कुल अलग हो सकता है। अब दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन, जो कि माउंटेन, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सारे के सारे मिलें, लेकिन इनके अलावा भी माउंटेन रीजन में मिलने वाले जो ट्रीज होते हैं उनका शेप अलग भी हो सकता है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने खुद को अडेप्ट किया है ना, देखिए मतलब नेचर ने कितने अच्छे तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है कि अगर आप कोन शेप के हो तो आप माउंटेन रीजन में उगोगे, और जैसे ही बर्फ वगैरह होगी, बर्फबारी होगी, तो आपकी पत्तियों में वो रुकेगा ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट करके रखते हैं, कितने अच्छे तरीके से हर किसी के लिए हमारे नेचर ने एक एनवायरनमेंट फिक्स किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, और उनके अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ, उनके लिए अनुकूलित, एडेप्टेशन मीन्स क्या होता है, अनुकूलन या अनुकूलित, उनके लिए अलग तरीके से अनुकूलित उस माउंटेन रीजन ने उनको सर्वाइव करने के लिए अलग से उनकी बॉडी ने उनको अडेप्ट किया गया। जैसे कि हमने डेजर्ट में पढ़ा था, डेजर्ट में कैमल भी डेजर्ट में रहता है और वहाँ पे रैट और स्नेक भी डेजर्ट में रहते हैं। तो कैमल के रहने का तरीका अलग है, रैट और स्नेक के रहने का तरीका अलग है, कैक्टस के वहाँ पे सर्वाइव करने का तरीका अलग है ना। ऐसा थोड़ी कि कैक्टस भी कैमल जैसा ही है या रैट भी कैमल जैसा ही है, ऐसा तो नहीं है ना, सब अलग अलग है, लेकिन एडेप्टेशन का तरीका, उनके सर्वाइवल का तरीका, जिंदा उस जगह में रहने का तरीका सबका अलग अलग है। तो ऐसे ही सिर्फ एक ही टाइप के, कोन टाइप के ही पेड़ नहीं मिलेंगे, अलग अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे, और सभी का रहने का तरीका क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। ओके। Animals living in the mountains region are also adapted to the condition there. तो animals जैसे plants हैं वैसे ही animals भी जो mountain regions में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, उस तरीके की, उस ठंडे environment में रहने के लिए खुद को adapt करते हैं। उनकी body के भी कुछ special features होते हैं, कुछ special चीज़ें उनकी body में भी होती है जो उनको वहाँ रहने लायक बनाती है, जहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं। ओके, तो फिगर 9.7 आपको दिखाया गया है। फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, स्नो लेपर्ड है, इसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है, देखिए स्नो लेपर्ड। सेकंड वन इज याक, इसका नाम याक होता है। थर्ड माउंटेन गोट, देखिए कितनी ज़्यादा भारी भरकम लग रही है ना, ये माउंटेन गोट होती है जो कि इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए ही बनी हुई है। इसे हम अपने एनवायरनमेंट में लेके या किसी गर्मी वाली जगह में लेके जाएंगे ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बोल रहा है कि एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। दे हैव थिक स्किन टू और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो इनके पास क्या होती है, अब आप सोच रहे होंगे कि माउंटेन रीजन में तो इतनी बर्फबारी होती है, क्या इनको ठंडा नहीं लगता होगा? तो ऑफकोर्स लगता होगा, लेकिन इतना नहीं जितना हमें लगता है। क्यों? क्योंकि दे हैव थिक स्किन, इनकी स्किन क्या होती है, थिक, मोटी स्किन होती है, और इनकी बॉडी में क्या होते हैं, फर होते हैं। इन्हीं की बॉडी के फर से तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं ना, तो इनकी बॉडी में तो ऑलरेडी वो है, तो कितना गर्म होता होगा ना इनको तो ऑलरेडी गर्मी मिलती होगी। तो बोल रहा है फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड से बचाने के लिए इनकी बॉडी में तो नेचुरल स्वेटर है ना, नेचुरल स्वेटर से तो हुई वो नेचुरल ऊन है, इनकी बॉडी में वूल है। तो आगे फॉर एग्जाम्पल्स, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, तो याक के बड़े बड़े से बाल होते हैं जो कि इनको गर्म रखने का काम करते हैं। ओके, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी, स्नो लेपर्ड की बॉडी में भी थिक फर होते हैं जो कि इसे ठंड से बचाता है। देखिए याक की बॉडी में भी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो कि इसे ठंडे से बचाता है, इसकी बॉडी में भी, गोट की बॉडी में भी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो इसको ठंड से बचाता है। तो कहाँ से ठंड लगेगी, है ना। तो आगे बोल रहे हैं इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि जो स्नो लेपर्ड होता है इसकी बॉडी में फर होते हैं, इसकी पूरी बॉडी में, साथ ही साथ इसके पैर में भी
पैर और टोज में भी बाकी तो छोड़ दो, टोज और पैर में भी फर होते हैं इसको ठंडे से बचाने के लिए। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड, ये क्या करता है जब भी ये चलता है कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो, जब भी अब लैपर्ड है, स्नो लैपर्ड है, मतलब कि स्नो में ही ये मिलता है। तो देखो कैसे बर्फ में खड़ा है ना, तो अब बर्फ में खड़ा है तो बर्फ में एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाना पड़ता होगा इसे, तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता तो पैर में तो ठंड लग जाती ना, तो इसीलिए नेचर ने इसको पैरों में भी फर प्रोवाइड किए हैं। तो जब भी ये चलता है स्नो में यानी कि बर्फ में, जब भी ये चलता है तो इसके पैर ठंडे से बचे रहते हैं क्योंकि इसके पैरों में क्या होता है, फर लगे हुए रहते हैं। ओके, नाउ द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। अब देखिए, आपने देखा होगा बकरियां थोड़ा ऊपर ऊपर पहाड़ी में चढ़ के भी घास खाने के लिए जाती हैं ना, तो माउंटेन गोट्स कुछ ऐसा ही करती हैं। इनके स्ट्रॉन्ग हूव्स मीन्स होता है खुर, जो इसके पैर होते हैं ना बेटा, कुछ इस तरीके से खुर हमें नजर आते हैं ना, पैर वाला पोर्शन। तो जो इसके पैर, इसमें डायग्राम में आपको दिखाया नहीं हुआ है खुद, तो जो पैर वाले जो पोर्शन होता है, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये क्या कर सके, ये ईजीली रॉक्स में चढ़ सके, जो चट्टानें होंगी ना उसमें ईजीली चढ़ सके, उसके लिए इसके बहुत स्ट्रॉन्ग हूव्स इसके पास होते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी रीजन में, द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। तो वहाँ पे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, वेदर चेंज हो जाएगा, और हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप की हैबिटेट में रहने वाले, अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन, अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको नजर आएंगे, अलग अलग हाइट पे, अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन, मतलब कि कहीं पे कैसा ही प्लांट होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्लांट और अलग एनिमल आपको नजर आएंगे। तो माउंटेन रीजन में भी हमें अलग अलग जगह पे जाने में, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सराउंडिंग भी चेंज होता रहेगा, लेकिन वहाँ पे रहने वाले एनिमल ईजिली वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी कुछ इसी तरीके से डिजाइन होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की चलिए बात करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह। तो अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, तो लायन तो सभी को पता है ना, वेल नोन, देखा नहीं भी है तो जानते सभी हैं। तो लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, जंगल में ये रहता है, और अ ग्रासलैंड में ये रहता है, एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल और जंगल का राजा ये माना जाता है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग होता है और एनिमल्स को मारता है अपने खाने के लिए, जैसे कि हिरन, डियर को ये मारता है। ठीक है, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर का ये होता है, हल्के से ब्राउनिश कलर को लिए हुए इसकी बॉडी होती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। तो देखिए, ये है लायन का पिक्चर हमारा, और ये है डियर यानी कि हिरन जिसे कहा जाता है उसका पिक्चर। ठीक है, दोनों देखिए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, चलिए आगे बढ़िए। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल। तो आइज कैसे प्रेजेंट है बेटा, देखो कैसे फेस पे कैसे प्रेजेंट है, इसकी बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी भी यहाँ बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है ना। तो हाउ बोल रहे हैं कि हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, ये फेस के फ्रंट में है या साइड में होती हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लैग, तो इसके फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। तो इसके क्या होते हैं, बड़े बड़े से क्लॉज होते हैं, वही पैरों में जैसे खुर टाइप जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं फ्रंट लेग में, और ये पीछे की साइड से, टोज की साइड से निकले हुए रहते हैं। ठीक है, डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। तो क्या इसके ये फीचर की आँखों का फ्रंट में होना, फ्रंट पैरों में क्लॉस का होना जो कि पीछे साइड से निकले हुए हैं टोस के साथ, और तो क्या ये फीचर इसका ब्राउन कलर का होना, क्या ये फीचर इसको हेल्प करते होंगे ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए? यस, कोई भी चीज़, किसी भी एनिमल की बॉडी है, जिस भी बेसिस पे वो बनी हुई है, वो इसी बेसिस पे बनी है कि जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहेंगे वहाँ उसके कलर से रिलेटेड, वहाँ उसकी बॉडी शेप को रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा उसे होगा। तो यहाँ लायन को भी इसका फ़ायदा होगा। कैसे? तो बोला इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे। तो इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है ना, ये इसको हेल्प करता है घास में छुपने के लिए, क्योंकि सूखी हुई घास भी तो वैसी होती है। तो ये क्या कर सकता है, जो जिस एनिमल को इसने खाना है, प्रे मीन्स उसका शिकार जो है, उससे आसानी से छुपता है और अचानक से उस पर हमला कर देता है, क्योंकि घास का कलर और वो कलर सेम, उसकी बॉडी का कलर
कलर सेम होगा तो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा वो जिसको ये मारने वाला है, और जल्दी से उसे क्या कर लेता है, खा लेता है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस, आइज इसकी फ्रंट में होती है, फेस के फ्रंट में होती है, अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, तो सामने होती है आंखें, तो जल्दी से देखता है और करेक्ट आइडिया लगाता है कि उसकी पोजीशन क्या है, इसके शिकार की पोजीशन, अगर ये डियर को खा रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में वो जल्दी से पता लगा लेता है। ओके, अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, तो हिरन यानी कि डियर दूसरा एनिमल है जो कि शेर के ही जैसे ग्रासलैंड में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये क्या करता है, घास खाता है, हर्बीवोर ये होता है, घास पे डिपेंड रहता है, तो इसके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि ये जो स्टेम है, जो तने होते हैं, उनके हार्ड पार्ट को चबा सके, इजीली चबा सके, ठीक है, या खा सके। और डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, अब देखो इसको खाने वाला कौन होगा, शेर होगा, टाइगर होगा ना। अब इसको ज़रूरी है कि ये क्या करे, क्योंकि ये तो बाकी एनिमल्स को खाता नहीं है, तो इसको प्रे से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई शिकार नहीं है, लेकिन ये तो किसी का शिकार है ना, तो अपने शिकारी से बचने के लिए इसको अटेंशन होने की, इसको अटेंड होने की, एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती है। तो अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, तो ये जानना तो चाहेगा कि इसके आसपास कहीं इसका प्रेडेटर तो नहीं है। प्रेडेटर मीन्स एनिमल लाइक लायन दैट मेक द इट देयर प्रे, जो ये क्या हो गया, डियर तो शिकार हो गया, और एनिमल ये लायन क्या हो गया, शिकारी, तो ये जानना तो चाहेगा ना शिकारी इसके आसपास है तो नहीं जो इसे मारने वाला है। तो बोल रहा है कि प्रेडेटर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकेम देयर प्रे, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसे पता चलेगा तो ये भागेगा ना, तेज तेज भागेगा, और कोई नहीं चाहेगा कि वो मरे, कोई भी नहीं चाहता है ना कि वो मरे या वो मारा जाए, तो ऐसे डियर भी नहीं चाहता। तो द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हैड, अब इसकी आइज देखिए, शेर की आइज देखिए फ्रंट में थी ना, इसकी देखिए साइड में है ना, इधर साइड और फिर एक उधर साइड होगी, तो इसकी ये आइज इसको हेल्प करती हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, तो इसकी आंखें जो साइड में प्रेजेंट है वो इसे हेल्प करती है कि ये सारे की सारी डायरेक्शन में इजीली देख सके, ताकि खुद को डेंजर से, खतरे से वो बचा सके। डेंजर मीन्स खतरा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द डेयर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, और ये बहुत तेज भागता है, इसके पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत तेज ये भागता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, अपने शिकारी से ये बच जाता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है, बहुत तेजी से ये दौड़ता है, इसकी जो स्पीड है, इसके जो पैर हैं वो बहुत तेजी से दौड़ाते हैं इसको, और इस वजह से ये अपने शिकारी से बहुत बार बच निकलता है। ओके, देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, लायन के ऐसा नहीं कि इतने ही फीचर, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, डियर के भी बहुत सारे फीचर होते हैं, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स बहुत अलग, मतलब कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, लायन, डियर, अदर प्लांट्स जितने भी हैं उनके इतने ही फीचर नहीं होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, जो कि उनके वो फीचर, बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि जिस जगह पे वो रहते हैं, हैबिटेट मीन्स बेटा निवास स्थान, है ना, तो जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जो उनका निवास स्थान है, वहाँ पे रहने लायक जो फीचर उनको बनाते हैं, बहुत सारे फीचर्स इनके अलावा भी हैं, उनके कलर को छोड़ के, उनकी आइज़ को, उनके कलर है, उनके आइज़ हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पैर हैं जो कि दौड़ने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, नाउ ये हमने ग्रासलैंड पढ़ लिया, माउंटेन रीजन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ते हैं, सम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स वाटर वाली जगह, यानी कि पानी में रहने की जगह। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना बेटा जो पानी में रहते हैं। अब अच्छा, पानी में रहने वालों से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा, फिश ना, फिश भी तो वाटर में रहती है, तो उसे भी क्या कह दिया जाता है, एक्वेटिक एनिमल। तो वाटर में रहने वाले एनिमल्स को क्या कह देते हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल। ओके, तो ओशियन से स्टार्ट करें, ओशियन से, तो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडप्टेड टू लिव इन द सी, हम पढ़ चुके हैं कि कैसे सी फिश में फिश सी में रहती है, उसके पास गिल्स होते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, बीच में चौड़ी, आगे पीछे से पतली उसकी बॉडी होती है, जिस वजह से वो तैर सकती है, कभी भी डूबती नहीं है, मूवमेंट में उसकी बॉडी अपर मूवमेंट में उसको हेल्प करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं ना। तो देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्वेड एंड ऑक्टोपस, तो बहुत सारे सी एनिमल हैं, जैसे कि स्क्वेड, घोंगा इसे कहा जाता है, और ऑक्टोपस तो आपने पिक्चर्स में बहुत देखा है ना, फोटोज़ में देखा है, इसके 8 हाथ होते हैं, तो विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। तो अब इनके बारे में क्या, अब हमने कहा कि पानी में वो एनिमल रहते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कि आगे पीछे से तो पतला होता है बॉडी का शेप, लेकिन
ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन, लेकिन हमने देखा ऑक्टोपस की ऐसी कोई बॉडी नहीं है, उसकी राउंड लाइक होती है, तो वो कैसे सर्वाइव करता है, फिर वो क्यों नहीं डूब जाता? तो दे स्ट्रे डीपर इन द ओशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, ओशन में बहुत नीचे, बहुत ही नीचे चले जाते हैं ये। दे स्ट्रे डीपर इन द ओशन नियर द सी वेट के नज़दीक, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम। इनके ऊपर अब जो भी होगा ना, सी बेड की तरह के पास ये रहते हैं, और जो भी इनके ऊपर से मूव कर रहा होगा ना, जैसे ये मान लो ये बेस है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके ऊपर कोई भी मूव कर रहा है, इनसे छोटा छोटा कोई इनका प्रे अगर जो है मूव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसे मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो हावेवर व्हेन दे मूव इन वाटर, जब भी ये पानी में मूव करते हैं, कभी कभी तो मूव करने की जरूरत पड़ती है ना, तो दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। स्पेशल फीचर इनकी बॉडी का ये है कि नॉर्मली तो ये राउंडेड शेप के आपको नजर आएंगे, ओवल शेप के आपको नजर आएंगे, लेकिन जब भी जरूरत होगी मूव करने की, तो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके क्या कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो बोल रहा है दीज एनिमल्स हैव गिल्स, इनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। क्यों होते हैं? ताकि वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको ले सकें और इजीली सांस ले सकें। जैसे हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना, तो वैसे ही वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो कि वाटर में मिक्स होती है ना। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स। तो आपने पढ़ा होगा कि सी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, डॉल्फिन्स और व्हेल्स प्रेजेंट रहती है, दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब देखो पानी में रहते हैं और गिल्स नहीं है, कितना इंटरेस्टिंग ये है और कितना सरप्राइजिंग ये है ना। तो दे डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। तो इनकी बॉडी में नोस्ट्रिल्स जैसे कि नोज होता है ना, वैसे इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ब्लो होल्स भी उन्हें कहा जाता है, दैट आर लोकेटेड और एट द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेड के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। तो अब देखो आपने ना कभी कभी जब टीवी में कोई आप मूवी देखते हो या एनिमल से रिलेटेड आप डिस्कवरी चैनल वगैरह अगर आप देखते हो, एनिमल का अगर इनके बारे में कुछ बता रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पीछे से ना ऐसे डॉल्फिन ऐसे उछाल मारती हुई आती है और फिर अंदर चली जाती है। आपको पता है वो क्यों आती है? वो सांस लेने के लिए आती है ना इंटरेस्टिंग। वो सांस लेने के लिए बाहर आती है, फिर अंदर चली जाती है और बहुत लंबे टाइम तक सांस वो उसी सांस को लेके रह सकती है, और फिर और बीच में, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो वही बताया जा रहा है आपको। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जब भी ये वाटर की सरफेस के आसपास स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये जो ब्लो होल्स होते हैं डॉल्फिन वगैरह के, ये क्या करते हैं, इनको सांस लेने में, ऊपर से ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। बिना सांस लिए ये बहुत लंबे टाइम तक क्या रह सकते हैं, नीचे, समुद्र के नीचे या सी वाटर में ये रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सांस लेने के लिए ये टाइम टू टाइम सरफेस पे आते रहते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं टू ब्रीथ इन। एंड डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन द ओशन लाइव? तो यस, आपने जरूर देखा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इस टाइप की एक्टिविटी डॉल्फिन की देखी है? जब आप कोई मूवी देखते हो या कोई आपने डिस्कवरी प्रोग्राम देखा होगा या टेलीविजन में कोई भी प्रोग्राम आप देखते हो ओशन लाइफ से रिलेटेड, तो आपने जरूर देखा होगा कि डॉल्फिन कुछ ऐसे ऊपर उठते हुए कुछ ऐसे आती है और फिर ऐसे अंदर चली जाती है ना। तो वो बाहर क्यों आती है? ऑक्सीजन को लेने के लिए वो आती है। ओके, तो आया ना समझ में कैसे हमारी जो सी ओशियंस हैं या सी जो है वहाँ पर भी एनिमल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ वाटर डिजॉल्व, किसी के पास गिल्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, जिसके पास नहीं होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बाहर आके ऑक्सीजन ले लेता है। तो कितने अलग अलग फीचर्स हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद को उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को ढाल के रखा हुआ है, वहाँ पे खुद को अडेप्ट किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स की अगर हम बात करते हैं, तालाब और झील की अगर हम बात करें, तो हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड? कभी आपने देखा है कि पॉन्ड में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, लेक्स में कोई ग्रो कर रहा है, रिवर में है और कुछ अलग ड्रेन्स जहाँ जहाँ पानी है, क्या आपने देखा है कि कोई प्लांट वहाँ ग्रो कर रहे हैं? गो एंड फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड। तो अपने नज़दीक के पॉन्ड में फील्ड ट्रिप पे आप जा सकते हो इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट
आर सीन देयर। तो अगर पॉसिबल हो तो जाइए, और अगर पॉसिबल हो तो जाने के बाद ये देखिए कि क्या कोई ऐसा प्लांट है उस पॉन्ड के आसपास आपको नज़र आ रहा है, कि कोई प्लांट उसमें लग रहा है या कुछ भी आप ऐसा आपको दिख रहा है उसमें। अगर दिख रहा है तो ऑब्जर्व द लीव्स, उनकी लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए, स्टेम तने को ऑब्जर्व कीजिए, एंड रूट ऑफ दीज प्लांट, उनके उन प्लांट्स के जड़ को, तने को और पत्तियों को, तीनों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से उसे देखिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि जिनकी रूट बिल्कुल फिक्स है, कहाँ, सॉइल बिलो द वाटर, वाटर के नीचे जो सॉइल है वहाँ पे उनकी रूट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिट है। ओके, तो इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स विच आर लैंड प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मीन्स वाटर वाले प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो हमने पढ़ा है कि जो लैंड एनिमल हैं, जो लैंड प्लांट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है, वहाँ पे रूट यानी कि जड़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में, फूड की सप्लाई में या वाटर की सप्लाई में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। हावेवर, जबकि इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस इन साइज, जबकि हम देखते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि पानी में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो जड़ होती है वो बहुत छोटी साइज में होती है, कम साइज की होती है, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड अ प्लांट इन प्लेस। तो इनका मेन फंक्शन होता है कि जहाँ पे वो प्लांट प्रेजेंट है उसको वो होल्ड करके रख दें, बस इनका ये फंक्शन इसमें होता है। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। तो इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं, जो तने होते हैं, वो लंबे लंबे से होते हैं। देखिए इसमें आपको दिखा रखा है, लंबे लंबे से तने इनके हैं, देखिए, और छोटी छोटी रूट्स इनके अंदर होती हैं। तो द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट, हॉलो होती हैं और हल्की होती हैं। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स। तो जो स्टेम होते हैं वो सरफेस पे ग्रो करते हैं, साथ ही साथ सरफेस ऑफ वाटर की सरफेस के पास या वाटर के सरफेस के नज़दीक, देखिए कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं। फ्लावर्स भी इनमें आते हैं और साथ ही साथ लीव्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि वाटर की सरफेस में फ्लोट करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो आपने देखे होंगे ऐसे काफ़ी प्लांट्स। तो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं, किसमें, सबमर्ज मीन्स डूब जाना, पानी में डूबे हुए रहते हैं। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं इस टाइप के प्लांट्स के, वो सबमर्ज, जो पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं ना, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं, आप फ्लावर की बात करो, रूट की बात करो, लीव्स की बात करो, स्टेम्स की बात करो, वो सभी के सभी पानी के अंदर होते हैं। Okay, some of these plants have narrow and thin ribbon like leaves। तो इनमें से बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है ना वो बहुत ही पतली और रिबन, जैसे रिबन होता है ना, स्कूल में रिबन ऐसे लगा के जाते हैं, तो उस तरीके की ये नज़र आती है, बहुत ही सुंदर नज़र आती है। These can bend in the flowing water। ये पानी के बहाव के साथ, जिधर पानी बह रहा है उधर को मुड़ने की कैपेसिटी ये रखते हैं, ये बैंड हो सकते हैं। इन सम सबमर्ज प्लांट, कुछ डूबे हुए प्लांट्स, कुछ सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं, लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। इसमें लीव्स क्या होती हैं, हाईली डिवाइडेड रहती हैं, डिवाइडेड सेक्शन इनमें रहता है, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। तो इसलिए ये हाईली डिवाइडेड रहती हैं ताकि इनसे, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, लेकिन पानी तो बहेगा ही ना, पानी इसलिए थोड़ी ना रुक जाएगा कि वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से इनका एडेप्टेशन होता है, कुछ इस तरीके की इनकी लीव्स होती हैं कि पानी इसमें रुके ना, सीधे ही चले जाए और बिना इनको डैमेज किए, बिना इन प्लांट्स को डैमेज किए। ओके, तो दूसरा, अब ये तो प्लांट्स की बात हो गई, एनिमल्स भी तो रहते हैं ना बेटा पानी में, तो पॉन्ड में, लेक में। तो फ्रॉग भी तो एम्फीबियन है, फ्रॉग लैंड में भी रहने की कैपेसिटी रखता है और साथ ही साथ वाटर में रहने की कैपेसिटी भी ये रखता है। तो फ्रॉग्स यूजुअली लीव इन पॉन्ड्स। तो आपको पता है कि फ्रॉग्स नॉर्मली पॉन्ड्स में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो इनके पास स्पेशल फीचर ये है कि पानी के अंदर भी आसानी से रह जाते हैं और साथ ही साथ लैंड में भी इजीली रहते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको है ही नहीं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लैग दैट हेल्प
them in leaping and catching their prey। तो ये क्या है, इनका स्ट्रॉन्ग, इनका बैक पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि इनको अपने जो इनका जो प्रे होता है ना, इनका जो शिकार होता है उसे पकड़ने में और खींचने में इनको बहुत आसानी इनको होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैक है तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके पैर कुछ इस तरीके के होते हैं बेटा, ऐसे, और बीच बीच में वेब जैसे जाल होता है ना, नेट होता है, कुछ उस तरीके से इनके बीच बीच में पैरों में होता है। और जो ये वेब फीट होते हैं ना इनके, वो इनको हेल्प करते हैं तैरने में। जब ये पानी में होते हैं तो वहाँ पे स्विम करने में इनको हेल्प करते हैं। तो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग की स्ट्रॉन्ग बैक होती है जो उसके प्रे को कैच करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ वेब्ड फीट होते हैं, पैर वेब्ड होते हैं जो कि इनको तैरने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ आगे next paragraph, we have discussed only a few common animals and plants compared to a wide variety that live in different habitat। तो हमने बहुत कम और कॉमन जो एनिमल और प्लांट हैं उनको कंपेयर किया है एक वाइड वेराइटी के साथ जो कि अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं आपके आसपास बहुत सारी प्लांट की वेराइटीज़ हैं, प्लांट्स में वेराइटीज़ हैं, लैंड में वेराइटीज़ हैं, सॉरी एक्वेटिक एरिया में वेराइटीज़ हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आप उन्हें नोट करके लिख सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि जितना बुक में दिया उतना ही आपने पढ़ना है बेटा, आप अपने आसपास देख के भी तो आइडिया लगा सकते हैं ना। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम। जब आपने हर्बेरियम बनाई थी ना, याद है ना हर्बेरियम, तो मेरे को हर्बेरियम बना के किसी ने नहीं दिखाया शायद बेटा, नहीं अखिलेश ने शायद मुझे दिखाया था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम, जब आपने हर्बेरियम प्रिपेयर किया था एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7 में जो एक्टिविटी आपने करनी थी, तो इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम। तो आपने अगर हर्बेरियम नहीं बनाया तो बना लीजिए। हर्बेरियम में क्या करते हैं, आपके आसपास जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जो हैं उनकी स्टेम को तोड़ के थोड़े दिन के लिए सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसको एक फाइल पेज लीजिए या जो भी आपको सूटेबल लगता है वाइट पेपर, उसमें आपको उसे पेस्ट कर देना है, टेप से चिपका दीजिए बेटा, वैसे तो वो पेस्ट होगा नहीं ना, टेप से चिपका के उसका नेम लिख दीजिए, यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम। तो इमेजिन कीजिए एक वेराइटी, मतलब कि जो आप हर्बेरियम में आपने देखी होगी, हर्बेरियम ऑफ लीफ ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। तो जितने भी रीजन होते हैं अर्थ के, आप इमेजिन कीजिए हर्बेरियम में आप इतने सारे लीव्स को देख रहे हैं कि अच्छा अर्थ के इस पार्ट में भी ये वाली लीफ है, ये वाली लीफ है। तो इमेजिन कीजिए, क्योंकि सब तो नहीं बना सकते हो ना, आई नो आप नहीं बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बनाइए। जो आपके आसपास छोटे छोटे जैसे पी प्लांट है और क्या मिल सकता है आपको, नॉर्मल कोरिएंडर लीफ है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख सकती है आपके आसपास। अपने खेत में जाइए, अगर छोटा सा गार्डन, किचन गार्डन आपने बनाया तो वहाँ पे जाइए, कोई फ्लावर का लीफ है, आप उसके साथ उसको सुखा के कर सकते हो। तो छोटी छोटी हर्बेरियम्स बनाइए, आपको पता चल जाएगा। या अगर आपके आसपास छोटा मोटा पॉन्ड है तो वहाँ से आप कुछ प्लांट्स को लेके आप उसको लगा सकते हो। साथ ही साथ मतलब उसको सुखा के आपने चिपकाना है। अगर नाम पता हो तो वो बहुत ही अच्छा बेटा, हर्बेरियम का तो मतलब ही यही होता है कि आप उसकी नेमिंग करो। तो अगर आपको नेम पता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अभी आई नो कि आपको साइंटिफिक नेम नहीं आएंगे, आप नॉर्मल नेम लिखिए। जैसे पी प्लांट है तो आप पी प्लांट ही उसे लिखिए। आपको अब देखिए, पी का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, मटर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है, पाइसम सटाइवम होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप साइंटिफिक नेम लिखिए, क्योंकि अभी आपको किसी ने बताया नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। कॉमन नेम आप लिख सकते हो। ओके, तो पर कोशिश कीजिए कि बनाइए हर्बेरियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स की जो जीव जंतु हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम किसी जर्नी में जाएंगे, अलग अलग हैबिटेट में हम गए, वहाँ हमने डिस्कस करी बहुत। अभी तो हम पूरी जर्नी तो करके आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ घूम के आगे बेटा देखते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ गए थे, सबसे पहले हम कहाँ गए थे, डेजर्ट में गए थे। ठीक है, डेजर्ट हम होके आ गए, माउंटेन रीजन हम होके आ गए,
कितनी हमारी बुक ने हमें सब जगह घुमा दिया। हम जंगल में भी घूम के आ गए, हम एक्वेटिक हैबिटेट में भी घूम के आ गए, पॉन्ड और लेक में भी हम घूम के आ गए। तो अब कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत घूम गए हो, अब चलिए जानते हैं, अब काम की बात करते हैं। घूमने, हालांकि घूमते हुए भी हमने सारी काम की बात करी है, बिना काम की हमने कोई बात ही नहीं करी है ना। तो अब कहा जा रहा है कि अब इनकी क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में जानते। ओके, हम गए जर्नी में, हमने अलग अलग हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, प्लांट और एनिमल्स की। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है, इन एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट, प्लांट एंड एनिमल। तो हमने लिस्ट किया था ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट्स को, एनिमल को, जो कि फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग जगह पे जो मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आर लिस्ट आर लिविंग। तो ऐसा करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इस टेबल को फिल करना, और जितना हमने फिल कर रखा है हमारे आसपास की चीज़ों को देखते हुए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो चलिए फॉरेस्ट से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉरेस्ट में हमें क्या क्या मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगी, स्नेक मिलेगा, इंसेक्ट, रॉक्स भी मिलेंगी, सॉइल भी मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, ड्राई लीव्स मिलेंगी, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस में बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से, जंगल से मिलेंगे। ठीक है, विच ऑफ दीज आर लिविंग, आपने इनमें से क्या करना है, जो जो लिविंग है उनको छांटना है ना। लिविंग मीन्स जो जिंदा है, जैसे पेड़ हो गए, क्रीपर्स हैं, छोटे बड़े एनिमल हैं, बर्ड, स्नेक, ये सभी क्या है, ये लिविंग तो है, सभी के सभी जिंदा तो हैं। तो एक लिस्ट बनाइए और उसमें बेटा कॉलम बनाइएगा। कॉलम बनाने के बाद उसमें लिखिएगा, एक साइड लिविंग लिखिए, दूसरी साइड नॉन लिविंग लिखिए। तो लिविंग वाली साइड जो जो लिविंग है उनको लिखिए, नॉन लिविंग वाली साइड जो जो नॉन लिविंग है उनको नोट कीजिए। ओके, तो बोल रहे हैं कि सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन लिविंग है उसे नोट कीजिए। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सोचिए उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो जहाँ पर अभी आप हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस जगह में आपके आसपास आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि लिविंग है, साथ ही साथ नॉन लिविंग है। जैसे अगर आप तो ये रूम के अंदर भी कर सकते हो बेटा, रूम के अंदर, अपने घर में, अपने छत में, और आसपास, इधर उधर तो कहीं जाना है नहीं ना हमने, आप अपने बरामदे में बैठ के भी देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें लिविंग दिख रही हैं और कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है ना। तो जैसे आप क्लासरूम में होते तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक टीचर आपको दिखाई देती लिविंग, और दूसरा आप लोग बच्चे दिखाई देते, स्टूडेंट दिखाई देते ना। और नॉन लिविंग क्या क्या दिखाई देते बेटा क्लासरूम में, टेबल, चेयर, चौक, पेन, है ना, ये सारी चीजें तो हमें दिखाई देती ना, ब्लैक बोर्ड और विंडोज, डोर, स्केल, बॉक्स, ये सारी चीजें तो आपको नॉन लिविंग दिखाई देती। तो ऐसे ही जब आप घर के रूम में बैठे हो तो आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जिसके घर में जो है वो लिविंग दिखाई देंगे। अगर आपके घर में पैट एनिमल है तो आपको वो भी दिखाई दे सकते हैं, है ना। और नॉन लिविंग में आप टेबल में रख के पढ़ रहे होंगे, टेबल, आप पेन आपने यूज करी होगी, पेन हो गई, बुक आप यूज कर रहे हैं, बुक, नोटबुक है, स्केल है, बॉक्स है, चेयर है, बहुत सारी चीजें आपको नॉन लिविंग भी दिख रही होंगी, है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए और वहीं से इसकी लिस्ट बनाइए। ओके बेटा, इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए जानना कि कौन लिविंग है और कौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव, हमें पता है कि चेयर और टेबल बिल्कुल भी अलाइव नहीं होते, तो इनको हम नॉन लिविंग में रख देंगे। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। तो पहेली एक राइम पढ़ रही है जो कि उसको लग रहा है कि पूरा नॉनसेंस है। एडवर्ड लेयर नाम के एक पोएट ने लिखा है, और ये एक बिल्कुल इसका कोई सेंस ही नहीं होता है, ऐसा पहेली को लग रहा है। देखते हैं क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है पहेली को ये। तो सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, set the table to the chair, set the chair to the table. तो ये क्या बोल रहा है ना कि ये जो
पोएम लिखी हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि टेबल और चेयर आपस में बात कर रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे गर्मी से सफ़र करता हूँ, कैसे ठंडे से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, थोड़ी बहुत बात हम कर लेंगे अगर हम वॉक करेंगे तो। प्रे करते हैं एयर से, सेट द टेबल टू द चेयर, सेट द चेयर टू द टेबल। नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिशली यू टॉक। तो अब हमें पता है कि ये एबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो कैसे ये बात करेंगे, हम एबल नहीं हैं, आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हो। When you know we cannot walk, जब आप जानते हैं, ऐसा कहा गया, आप देखो यहाँ तक तो दिया, उसके बाद कहा गया कि अब आपको पता है कि हम नहीं एबल हैं बात करने के लायक, बात हम नहीं कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो when you know we cannot walk, जब आप जानते हैं कि हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। Set the table with a sign, इट कैन डू नॉट हार्म टू ट्राई, आई हैव एज मैनी legs एज यू। तो टेबल बोलता है कि हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो इट कैन डू नॉट हार्म टू ट्राई बोल रहा है कि हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर हम ये ट्राई करते हैं। तो आई हैव मैनी legs एज यू, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे पैर, जैसे तुम्हारे पास पैर हैं वैसे ही मेरे पास भी बहुत सारे पैर हैं। वाई कांट वी वॉक ऑन टू, हम क्यों नहीं चल सकते हैं, हम बोल रहा है 2 पैरों से क्यों नहीं चल सकते हैं। तो ये एक राइम जो थी, पहेली पढ़ रही थी, जो उसे कंप्लीट नॉनसेंस लगा। क्यों? क्योंकि पहेली और बूझों को पता था कि जो ये टेबल और चेयर होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों नॉन लिविंग होते हैं, है ना। मतलब कि इनमें कोई भी लाइफ नहीं होती है, ये नहीं कर सकते हैं आपस में बात। तो देखिए पहेली और बूझो का क्या रिएक्शन था। पहेली एंड बूझो फाउंड द पोएम वेरी फनी, उनको बहुत हंसी आई, बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। तो उन्हें पता था, आपको भी तो पता है ना बेटा, आप कभी आपने सुना अपने घर में टेबल और चेयर को बात करते हुए? ऑफकोर्स नहीं सुना होगा, है ना, क्योंकि नॉन लिविंग है। आपको पता है क्यों नहीं कर सकते वो, क्योंकि नॉन लिविंग है। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ था, उन्हें पता था कि नॉन लिविंग है, तो उनको बहुत हंसी आई। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। तो चेयर है, टेबल है, स्टोन है, कॉइन है, ये जिंदा नहीं होते हैं, ये अलाइव नहीं होते हैं। सिमिलरली we do know that we are alive and so are all the people of the world। तो हमें पता है कि हम ये जानते हैं कि हम लोग अलाइव हैं और हमारे जैसे जो अदर लोग हैं पूरी दुनिया में वो सभी के सभी अलाइव हैं या लिविंग हमें हम आते हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने आसपास एनिमल्स को देखते हैं दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, जिनमें की पूरी लाइफ होती है, जो कि जिंदा हैं, जैसे डॉग, कैट, मॉन्कीज, स्क्वेरल, इंसेक्ट एंड मैनी अदर। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अपने अपने तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तो हमें पता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ओके, हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग। अब हम कैसे जानते हैं कि कोई लिविंग है? तो ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, जबकि इतना ईजी भी नहीं है, जितना ईजी हमें लग रहा है इतना ईजी नहीं है किसको लिविंग में रखें किसको नॉन लिविंग में रखें। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का क्राइटेरिया फिक्स करना इतना भी ईजी नहीं है। ओके, तो वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। अब देखिए हमसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि प्लांट भी तो लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। तो आपने कभी नहीं देखा होगा एक कुत्ते या एक कबूतर की तरह उनको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, कभी देखा आपने किसी प्लांट को बेटा? ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि कार है, बस है, वो मूव हो रहे हैं, स्टिल वी कंसिडर देम एज अ नॉन लिविंग। अब देखिए जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो हम उन्हें क्या कह दे रहे हैं? लिविंग कह दे रहे हैं। जबकि हमने देखा कि कार, बस, ट्रक ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो हमने इन्हें नॉन लिविंग कह दिया। अब ये क्या बात हुई, ये तो हमें कंफ्यूज कर दिया ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो कहते हैं कि जो मूव करता है वो तो लिविंग होगा ही होगा और जो मूव नहीं कर पा रहा है वो नॉन लिविंग। तो इस हिसाब से तो प्लांट्स क्या होने चाहिए थे? प्लांट्स नॉन लिविंग और कार और बस लिविंग होनी चाहिए थी, है ना। तो चलिए आपका कंफ्यूजन अब भी हम दूर करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। आपने लेकिन देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं,
उनका साइज बढ़ते ही रहता है। आपने एक छोटा सा प्लांट लगाया था, वो प्लांट अब धीरे 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 बड़ा होते होते यहाँ तक पहुँच गया, है ना। हमेशा साइज में ग्रो करता है। और पहले उसकी स्टेम इतनी पतली थी, अब उसकी स्टेम धीरे धीरे मोटी होने लगी है, अब उसमें ब्रांचेज आने लगे हैं, अब उसमें फ्लावर्स निकलने लगे हैं, फिर उसमें फ्रूट्स लगने लगे हैं। देखा है ना बेटा। और ऐसे एनिमल पहले छोटा सा था, फिर उसका साइज बढ़ा, पहले वो चल नहीं पाता था, फिर उसने चलना सीखा, अब वो दौड़ता है, इतनी लंबी लंबी छलांगे मारता है ना। तो बट देन एट टाइम्स, अब देखिए ठीक उसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि प्लांट और एनिमल साइज में ग्रो करते हैं एक जगह, और प्लांट भले ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन वो साइज में ग्रो करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमने कह दिया कि वो क्या है, लिविंग है। और एनिमल तो खैर है ही। लेकिन उसी टाइम पे हम ये भी तो देखते हैं कि आसमान में जो बादल हैं, बादल भी तो अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं ना बेटा। एक बादल से दूसरे बादल मिला और बड़ा सा साइज उसने कर लिया, है ना। तो वो क्यों नहीं लिविंग है? तो क्या इसका मतलब ये है कि डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लाउड यानी कि जो बादल है वो लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो क्या लिविंग बींग्स यानी कि जो जिंदा चीजें होती हैं उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनको बहुत अलग बना देती हैं नॉन लिविंग से, जो जिंदा नहीं है उनसे? तो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। तो बेटा यू आर, आप खुद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो किसका? लिविंग बीइंग का। अब देखिए आपकी क्या क्या कैरेक्टर है बेटा, आप क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स? तो आपके पास पे जो टेबल पड़ा हुआ है ना, या टेबल में जहाँ पे आपने बुक रखी है, उससे खुद को कंपेयर कीजिए, कितनी डिफरेंट चीजें आप में है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ दीज। अब सोचिए थोड़ा सा कौन कौन सी चीजें जो उसमें हैं आप में नहीं है। जैसे कि आप सांस ले रहे हो, वो नहीं ले पा रहा है। आप सुन पा रहे हो, वो नहीं सुन पा रहे हैं ना। आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ सुन पा रहे हो, टेबल नहीं सुन पा रहा है। आप लिख पा रहे हो, आप नोट कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप बोल पा रहे हो, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आपको नजर आएंगे जो कि आपको बहुत अलग बना रहा है उस टेबल से, या आपके आसपास जितनी भी नॉन लिविंग चीजें आप देख रहे हो। ओके, तो इन सब की एक लिस्ट बनाइए अपनी नोटबुक में। ओके, लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट्स। तो जब आपने उसको लिस्ट किया तो उसके बाद देखिए और अच्छे से पढ़िए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं वही सेम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्लांट और एनिमल के हो सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो सकता है बेटा, एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं, और आप भी करते हो, है ना। खाना खाने की प्रोसेस आप भी करते हो, प्लांट भी करते हो, एनिमल भी करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आप देखोगे जो आप और एनिमल और प्लांट्स तीनों ही आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट बनाइए। और कुछ ऐसा हो सकता है सिर्फ प्लांट्स और आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है सिर्फ एनिमल और आप कर रहे हो, है ना। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि शायद आप में या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में सेम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक चीज शायद मैं छोड़ गई, जहाँ पे मैं कार की बात कर रही थी। तो बेटा हमने कहा कि प्लांट ग्रो कर रहा है, आपको दिया हुआ नहीं था ना। तो प्लांट ग्रो कर रहा है, ब्रांचेज आ रही है, ट्रीज आ रही है, तो हमने इसे लिविंग बोल दिया। लेकिन कार और बस की भी तो हमने बात करी थी ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। बट बेटा क्या कार खुद से कभी एक जगह से दूसरी जगह जाती है? नहीं, उसको कौन चलाता है? हम ही तो चलाते हैं। उसमें प्रेजेंट इंजन से वो चलता है। साथ ही साथ क्या कार का साइज, आप जब कार लाए थे उसका साइज ये था, तो क्या ऐसा हुआ कि 1-2 साल बाद कार का साइज बढ़ने लगा? ऐसा हुआ नहीं हुआ होगा। क्या आपने देखा कि आपने बचपन में जो बस देखी थी, अगर उसी टाइप की बस अभी भी चलती है तो क्या उसके साइज वही सेम बस, या 2-3 साल पहले जो बस आपने देखी थी वही सेम बस खुद ही अपने साइज में इंक्रीजमेंट ले आई, उसके नंबर ऑफ टायर्स बढ़ गए? ऐसा हुआ नहीं हुआ ना बेटा। तो इसीलिए वो क्या है, नॉन लिविंग है, और हम लोग क्या है, लिविंग। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 88, ओपन पेज नंबर 88। अब देखिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने नोट किए होंगे ना, जो जो कैरेक्टर आपने खुद में और टेबल में नोट किए होंगे ना, वहीं से आपको
अब ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है, क्या सबको खाना चाहिए होता है? तो चलिए जानते हैं, वो इस टॉपिक से हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाने वाला है कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2 में हम पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड में वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हम सीख के आए हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड टू अस, और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, साथ साथ एनिमल्स के लिए खाना, है ना, कितनी ज़रूरत है हमें खाने की, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis। हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन चैप्टर्स में ये पढ़ी कि हमने जाना कि कैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, कैसे प्लांट ऑक्सीजन का, कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। हमने ये भी जाना कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे तो डिपेंड रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं? रोटी चावल दाल खाते हैं ना बेटा, कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट ही तो है ना, खेत में लगाते हैं तभी तो मिलता है हमें, तो प्लांट ही तो है वो। और साथ ही साथ हम मिल्क पीते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हो आप लोग, तो ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है ना। तो एनिमल को क्या चाहिए? प्लांट प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ अदर एनिमल प्रोडक्ट भी हमें चाहिए होते हैं। ओके, फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो फूड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो ये खाना है वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है, ताकत देता है, जो कि उनको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है, उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़ें। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में ही आप कितने छोटे थे और अभी आप बढ़ गए हो, आपकी हाइट भी बढ़ गई है, आपकी बॉडी का शेप भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और आप थोड़े और ज़्यादा सीरियस हो गए हो, मैच्योर होने लगे हो, है ना। तो ये सब कैसे हो रहा है? खाने से मिलने वाली एनर्जी के थ्रू। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बेटा हेल्दी फूड खाओ। आप जितना हेल्दी फूड खाओगे ना, जैसे कि आपने फ्रूट्स खाने हैं, आपने चावल दाल रोटी दही और सब्जियां तो सारी खानी है। खाते हैं नहीं खाते हैं आप लोग सारी सब्जियां? तो ऐसा नहीं कहना है कि नहीं मुझे लौकी नहीं खानी, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। सारी सब्जियां, वेजिटेबल्स जितनी होंगी, जितने फ्रूट्स होते हैं सब खाने, जो वो हेल्दी होता है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा, आप जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो हेल्दी फूड खाना चाहिए हमें ना। जो बाहर का फास्ट फूड खाते हैं ना, आप इसको नहीं खाना है, ठीक है। वैसे भी आजकल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो मेक श्योर कि आप बाहर की कोई चीज़ें नहीं खा रहे हो, आप ना ही कोई नमकीन बिस्किट कुरकुरे या चाउमीन मोमोज, आप ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो ये आपने हेल्दी फूड खाना है जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। तो हमें सिर्फ ग्रो करने के लिए ही नहीं, इवन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं बेटा। जैसे कि डाइजेशन होता है, हार्ट हमारा ब्लड प्यूरिफाई कर रहा होता है, किडनी प्यूरिफिकेशन का काम कर रही होती है, माइंड हमारा सोच रहा होता है, बहुत सारी प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही होती है। तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये काम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो पूरी की पूरी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से, और अच्छे खाने से। ऐसा नहीं कि आपका पेट भर गया तो एनर्जी मिल जाएगी, आप हेल्दी फूड खाओगे तभी एनर्जी मिलेगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। तो हमने यहाँ पे ग्रोथ की बात करी ना, तो क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं? तो देखते हैं, डज द कुर्ता यू हैड 4 ईयर बैक स्टिल फिट यू। तो आपके पास एक कुर्ता था, 4 साल पहले एक कुर्ता था, क्या अभी भी, या कोई भी जीन्स, कोई भी टॉप, कोई भी शर्ट जो 4 साल पहले आप जो पहनते थे, अभी भी वो आपको फिट होता है क्या बेटा? तो यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, या आप नहीं पहन पा रहे हैं, आप नहीं पहन पा रहे होगे, इजंट इट राइट ना? नहीं फिट होता होगा, क्यों? क्योंकि या वो छोटा हो गया होगा, है ना, या वो छोटा हो गया या आप बड़े हो गए, एक ही चीज़ तो हो सकती है ना। अब आपको लगा क्या कि उसका साइज छोटा 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 हो रहा है?
ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये कि आपका साइज बड़ा हो रहा होगा, है ना बेटा। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि आप लंबे हुए हो, इन 4 सालों में आपकी हाइट बढ़ी है। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको पता ही नहीं चला और आपकी हाइट बढ़ भी गई, है ना इंटरेस्टिंग। बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, आपको पता नहीं चलता है लेकिन अभी भी आपकी हाइट बढ़ रही है, आप हर बार बढ़ रहे हो, हर टाइम आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। बट यू आर ग्रोइंग इन all the time and in few more year you will become an adult, और कुछ सालों बाद आप एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो पहले इतने छोटे से हम होते हैं, फिर ये और फिर ये वाली स्टेज आएगी और फिर ये वाली स्टेज, आप एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाओगे, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सालों में कितनी जल्दी आपकी हाइट बढ़ गई, कितनी जल्दी बॉडी आपकी अच्छी स्ट्रांग बन गई, कितनी जल्दी आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, कितनी जल्दी आपने अपना 12th भी कर लिया, फिर आप एक अच्छी सी जॉब कर रहे हो, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ग्रो हम हर टाइम ग्रो करते ही रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ओके, यंग वन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, तो जो एनिमल्स के जो यंग वन होते हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं, एनिमल्स के भी जो यंग वन होते हैं वो भी क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा पपी आप लाए थे और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक बड़े से डॉग में कन्वर्ट हो गया, है ना। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू अडल्ट, आपने देखा होगा जो पप्स होते हैं वो भी एडल्ट में ग्रो होते हैं। अ चिक हैज फ्रॉम एन एग, ये देखिए चिक है, अभी एग से हैच हुआ है, इसमें आएगा फिर इधर यहीं कन्वर्ट हो जाएगा, इतने ही बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एग से निकला है, ये ग्रो होता है एक हैन में या कॉक में, ठीक है। फीमेल होगी तो हैन में, मेल होगा तो कॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो ये चिकन है, ये किसमें, एक एडल्ट में कन्वर्ट होने की स्टेज दिखाई गई है, ये यहाँ से फिर इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास पहले एक छोटा सा प्लांट था, अब वो प्लांट एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया है, आपने देखा होगा बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो गया है ना। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप के कुछ प्लांट्स को देखिए, उसमें आपको नजर आएगा सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ तो बहुत छोटे हैं और यंग हैं, सम आर बिगर, कुछ बड़े हैं, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, तो वो सभी अपने लाइफ हिस्ट्री के, अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज में प्रेजेंट है। कोई अपनी बच्चे वाली स्टेज में प्रेजेंट है, कोई अपनी प्यूबर्टी वाली एज में है, कोई अपनी एडल्टहुड में है, कोई अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, तो सभी अलग अलग ग्रोथ स्टेज में अपनी वो है, ठीक है। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, उसके बाद जो आपने अभी नोट किया ना बेटा, इन्हीं प्लांट्स को कुछ दिनों बाद और कुछ हफ्तों बाद और कुछ महीनों बाद ऐसे ही उन्हें नोट करते रहिए, ठीक है। जब जब आप उन्हें नोट करेंगे, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, आप देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने की अपनी बॉडी की ग्रोथ करी है, मतलब कि जिनकी हाइट बढ़ गई है, जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे हैं, आप उन चेंजेस को देख पा रहे हो। ओके, ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो जो ग्रोथ होती है वो सभी लिविंग बींग्स में होती है, यानी कि प्लांट्स में भी होती है, एनिमल में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है, ठीक है। सभी में ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि ग्रोथ एक कॉमन फीचर हुआ ना बेटा। हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया था ना, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, यस ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे को लिविंग के लिए बोलेंगे, जितने भी लिविंग होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ना कि नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग, कुर्ता आपका नॉन लिविंग था ना, क्या जैसे जैसे आप बढ़े फिर आपके साथ तो कुर्ते ने भी बढ़ जाना चाहिए था, अगर उसके वो भी ग्रो कर पाता तो, लेकिन नहीं करता है ना, नहीं शो कर पाता है ना ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके ऐसे फीचर्स ही नहीं है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो खाना ही नहीं खाता है और ना वो सांस लेता है, ना वो रेस्पायर कर पाता है, तो ना वो फोटोसिंथेसिस करता है या ना किसी पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, है ना। तो इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो नाउ डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग शो ग्रोथ, तो अब आपको क्या लगता है कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ को शो करते होंगे? तो सोचिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग शो ग्रोथ, क्या आपको लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ को शो करते हैं? क्या वो बढ़ते हैं? क्या उनकी बॉडी में चेंजेज आते हैं टाइम के साथ साथ? अगर वो प्लांट है तो क्या वो क्या प्लांट लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? क्या स्टोन को आपने कभी बढ़ते हुए देखा है? पहले एक छोटा स्टोन था, फिर उसके साइज में चेंज होते हुए आपने देखा, क्या वो बड़ा हो गया था? तो क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी? कभी आपने स्टोन को खाना खाते हुए देखा? तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली,
लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे, एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ये हम बात करेंगे। वन मोर थिंग, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, हम इसकी बात करेंगे। और व्हाट देन इज लाइफ, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे लाइफ होती क्या है इस बारे में। तो चलो रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। तो थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना बेटा हमारा ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमें मिला ये। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट में हमने जाना, हमारे आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात करी थी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म और कैसी कैसी हैबिटेट होती है। सॉल्ट वाटर में वो रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में वो रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल रीजन इनकी लैंड में रह सकते हैं, और वाटर में वो रहते हैं, इनकी एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। हैबिटेट यानी कि निवास स्थान हमने कहा, हमने प्लांट्स के बारे में जाना, हमने एनिमल्स के बारे में जाना, और हमने अलग अलग टाइप के जैसे हमने डेजर्ट में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ा, कैमल के बारे में हमने पढ़ा, और रैट के बारे में पढ़ा, स्नेक के बारे में हमने जाना है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की हमने बात करी। बायोटिक को हमने लिविंग बोल दिया था, एबायोटिक को हमने नॉन लिविंग कहा था। फिर इसी के बेसिस पे हम लिस्ट बनाते हैं और डिवाइड करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, है ना। और फिर ये एक्टिविटी तो आपने कर भी ली है, और जिसने नहीं करी है ना मुझे करके दिखाइए, ओके। सिर्फ अखिलेश और स्नेहा ही होते हैं 2 बच्चे जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिनके आंसर आते हैं। बाकी तो पता नहीं कोई मतलब ही नहीं है बेटा आप लोगों को। आप लोग भी आंसर कीजिए। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमने पढ़ी थी, जैसे कि डेजर्ट जर्नी हमने पढ़ी थी। हमारी बुक ने हमें बहुत सारी जगह घुमाया था। हमने देखा, हमने कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि हम पूरी सारी जगह घूमने वाले हैं, जितनी जितनी जगह होती है अर्थ में। तो हम डेजर्ट घूमाए, डेजर्ट के बारे में हमने जाना। हम माउंटेन्स में गए, पहाड़ों में हमने देखा। हमने ग्रास लैंड देखा था, हम ग्रास लैंड में गए, वहाँ हमने प्रे और प्रीडेटर, शिकार और शिकारी के बारे में जाना। और कुछ एक्वेटिक पानी वाली हैबिटेट में भी हम गए, जहाँ पे ओशियंस की हमने बात करी, पॉन्ड की बात करी, लेक्स की हमने बात करी। ये सब हमने जितनी भी पॉसिबल हैबिटेट हम पढ़ सकते थे वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने जाना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स उनके होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। हमने यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करना सीखा। हमने एक जो टेबल पढ़ी, सॉरी हमने एक पोएम पढ़ी थी जो कि पहेली पढ़ रही थी। हमने जाना कि कितनी फ़नी पोएम ये एडवर्ड लेयर ने बनाई थी, कितनी फ़नी पोएम थी, जिसमें ये बता रहे हैं वो कि टेबल और चेयर आपस में बात कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि टेबल और चेयर क्या होते हैं बेटा, नॉन लिविंग होते हैं, वो कभी भी आपस में बात कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा। और साथ ही साथ हमसे कहा गया फिर कि आप एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में लिविंग बीइंग्स के जो जो कैरेक्टर होते हैं, खुद को देखिए, आप एक लिविंग हैं, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग का, तो अपने कैरेक्टर देखिए, और आप जिस चेयर या टेबल में बैठे हैं उसके कैरेक्टर देखिए, और फिर लिस्ट बनाइए कि आप क्या कर सकते हो, टेबल क्या नहीं कर सकता। तो आप जो कर सकते हो वो लिविंग बीइंग के फीचर, जो टेबल नहीं कर सकता है वो उसके नॉन लिविंग बीइंग के फीचर्स। तो उसके बाद आपने क्या करना था, आपने देखना था कि आप क्या क्या कर सकते हो, और उसके बाद कंपेयर करना था लिविंग और नॉन लिविंग से, प्लांट और एनिमल से। उन अपने कैरेक्टर्स को कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप में, एनिमल्स में और प्लांट्स में सिमिलैरिटी शो करते हैं, ओके। तो उसके बाद हमें बताया गया कि क्या पूछा गया कि क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। तो यस, जो लिविंग है उनको तो ज़रूरत होती है, लेकिन नॉन लिविंग को नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा। हैव ए नाइस डे।